जरा सोचिए, एक ऐसा भारत जिसका कोई नक्शा नहीं है, न कोई राज्य, न कोई सरहदें और न ही दिल्ली या पटना जैसे शहर। बस है तो छोटे छोटे कबीले जिन्हें जन कहते थे। हर कबीले की अपनी अलग पहचान, अपनी रीति रिवाज और अपने देवता थे। ये कबीले आपस में लगातार लड़ते रहते थे, कभी पानी के लिए, कभी अपने मवेशियों के लिए, तो कभी बस अपनी आन के लिए। इनकी पहचान जमीन से नहीं बल्कि इनके खून से, इनके वंश से जुड़ी थी। मैं भरत जन का हूं, मैं पुरु जन का हूं, बस यही इनकी पूरी दुनिया थी। लेकिन फिर आज से लगभग 3000 साल पहले गंगा की उपजाऊ घाटी में एक सोच ने जन्म लिया, जिसने भारत की कहानी को हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। ये सोच थी अपनी पहचान को वंश से नहीं बल्कि जमीन से जोड़ने की। ये कहानी उस बड़े बदलाव की है जिसने छोटे छोटे कबीलों को भारत के पहले बड़े राज्यों में बदल दिया। ये कहानी है जनपद से महाजनपद बनने की। ये कहानी है भारत के पहले साम्राज्यों की नींव रखे जाने की। और इस कहानी के दिल में एक सवाल है, आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसने हजारों साल से चली आ रही कबीलाई व्यवस्था को तोड़कर इतने शक्तिशाली राज्यों को जन्म दिया? इसका जवाब छपा है लोहे के एक टुकड़े में, खेतों में उग रहे एक्स्ट्रा अनाज में और सियासत के एक नए तजुर्बे में। वेलकम टू द हिस्ट्री कासल, जहां इतिहास जीवित होता है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। वैदिक काल में यानी करीब 1500 ईसा पूर्व के आसपास समाज की सबसे बड़ी पहचान थी जन, जिसका मतलब था लोग या एक कबीला। ये लोग ज्यादातर घुमंतु या सेमी घुमंतु जिंदगी जीते थे। इनकी पूरी दुनिया अपने मवेशियों, खासकर गायों के चारों तरफ घूमती थी। मवेशियों के लिए होने वाली लड़ाइयों को गविष्टि कहा जाता था। इनकी वफादारी अपने कबीले के सरदार यानी राजन के लिए होती थी, किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं। लेकिन करीब 1000 ईसा पूर्व आते आते एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। लोहे की खोज ने जैसे सब कुछ बदल दिया। लोगों ने लोहे के मजबूत औजारों से घने जंगलों को साफ करना शुरू किया और गंगा यमुना के दोआब जैसे उपजाऊ इलाकों में हमेशा के लिए बसने लगे। अब वे सिर्फ चरवाहे नहीं बल्कि किसान बन गए थे। और जैसे ही इंसान एक जगह टिक कर खेती करने लगता है, जमीन की कीमत 100 गुना बढ़ जाती है। यहीं से जनपद का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। ये शब्द 2 हिस्सों से बना है, जन यानी कबीला और पद यानी पैर। तो जनपद का मतलब हुआ वो जगह जहां जन ने अपना पैर रख दिया, यानी किसी कबीले का पक्का ठिकाना। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब लोगों की पहचान सिर्फ उनके कबीले से नहीं बल्कि उस जमीन से भी जुड़ गई जिस पर वे रहते थे। अब कोई ये नहीं कहता था कि मैं कुरु वंश का हूं, बल्कि ये कहता था कि मैं कुरु देश या कुरु जनपद का रहने वाला हूं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आज हम खुद को सिर्फ एक परिवार का सदस्य न बताकर अपने राज्य या देश का नागरिक बताते हैं। वफादारी अब खून के रिश्ते से ज्यादा जमीन के रिश्ते से जुड़ने लगी थी। यही वो नींव थी जिस पर भविष्य के बड़े बड़े राज्यों की इमारत खड़ी होने वाली थी। उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व तक हमें ऐसे कई छोटे छोटे जनपदों का जिक्र मिलता है जो पूरे उत्तर भारत में फैल चुके थे। अगर जनपद राज्यों का बचपन था, तो महाजनपद उनकी जवानी थी, जब वे ताकत और सपनों से भरे हुए थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते इन जनपदों के बीच पावर का एक नया खेल शुरू हो गया। कुछ जनपदों ने दूसरों पर हावी होना शुरू कर दिया, अपनी सीमाओं को बढ़ाया और ज्यादा ताकतवर, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड राज्यों के रूप में उभरे। इन्हीं को इतिहासकारों ने महाजनपद यानी महान राज्य का नाम दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? कुछ जनपद महाजनपद क्यों बन गए जबकि बाकी इतिहास में खो गए? यूपीएससी के नजरिए से इसके पीछे की वजहों को समझना बहुत जरूरी है। पहली और सबसे बड़ी वजह थी लोहे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में, जहां लोहे के बड़े भंडार थे। एक टेक्नोलॉजी की क्रांति आ गई। लोहे के हल से गहरी जुताई होने लगी, जिससे खेती की पैदावार में जबरदस्त उछाल आया। इसे कृषि अधिशेष या एग्रीकल्चरल सरप्लस कहते हैं। जब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा तो समाज का एक बड़ा हिस्सा खेती के काम से आजाद हो गया। अब कुछ लोग सिपाही बन सकते थे, कुछ कारीगर और कुछ व्यापारी। दूसरी बड़ी वजह थी द्वितीय नगरीय क्रांति, सेकेंड अर्बनाइजेशन।
एक्स्ट्रा अनाज ने बड़े बड़े गांवों को शहरों और कस्बों में बदलना शुरू कर दिया। बाजार लगने लगे, व्यापार के रास्ते बने और सिक्कों का चलन शुरू हुआ। इतिहास में इसे ही दूसरा शहरीकरण कहा जाता है। पहला हड़प्पा सभ्यता के दौरान हुआ था। ये नए शहर सत्ता, एडमिनिस्ट्रेशन और व्यापार के सेंटर बने। और तीसरी जो इन दोनों से जुड़ी थी वो थी एक परमानेंट आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन का विकास। जब राजा के पास एक्स्ट्रा अनाज के रूप में टैक्स वसूलने की ताकत आ गई तो वो एक बड़ी स्थायी सेना रख सकता था। वो अधिकारियों, मंत्रियों और जासूसों का एक पूरा नेटवर्क बना सकता था जो राजकाज में उसकी मदद करते। एसएससी के छात्रों के लिए इसे याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है: लोहा, अनाज और लहू। लोहा यानी लोहे के औजार और हथियार जिसने टेक्नोलॉजी दी, अनाज यानी खेती से मिला सरप्लस जिसने रिसोर्स दिए, और लहू यानी स्थायी सेना और युद्ध जिसने विस्तार की ताकत दी। इन तीनों ने मिलकर जनपद को महाजनपद में बदल दिया। तो ये महाजनपद थे कौन, इनकी संख्या कितनी थी और ये कहां थे? इसका एक सबसे अहम जिक्र हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जिसमें 16 महाजनपदों की एक लिस्ट दी गई है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी एक सूची है, लेकिन उसमें कुछ नाम अलग हैं। हालांकि ज्यादातर इतिहासकार अंगुत्तर निकाय के लिस्ट को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मानते हैं। ये 16 महाजनपद ही उस समय के भारत का एक पॉलिटिकल मैप थे। तो चलिए एक एक करके इन 16 महाजनपदों के टूर पर चलते हैं। हम उत्तर पश्चिम से शुरू करेंगे और गंगा के मैदानों से होते हुए मध्य भारत तक पहुंचेंगे। अपने दिमाग में भारत का नक्शा बनाकर रखिएगा, क्योंकि ये कहानी भूगोल के बना अधूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो ये 16 महाजनपद थे कौन? ये 16 महाजनपद थे काशी, कौसल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, असक, अवंती, गांधार और कंबोज। उत्तर पश्चिम के राज्य थे कंबोज। ये आज के अफगानिस्तान के पास हिंदकुश के पहाड़ी इलाके में था। कंबोज अपने बेहतरीन घोड़ों के लिए जाना जाता था। माना जाता है कि यहाँ राजशाही के बजाय एक तरह की गणतांत्रिक या कुलीन तांत्रिक व्यवस्था थी, जिसमें कुछ खास कुलों के लोग मिलकर शासन करते थे। गांधार इसकी राजधानी थी तक्षशिला, जो आज पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास है। तक्षशिला उस समय ज्ञान और व्यापार का एक वर्ल्ड फेमस सेंटर था और यहाँ की यूनिवर्सिटी दुनिया भर के छात्रों को खींचती थी। भारत और मध्य एशिया के व्यापारिक रास्ते पर होने के कारण ये बहुत अमीर था। यमुना गंगा के मैदान के राज्य थे कुरु। ये आज के मेरठ, दिल्ली और हरियाणा के इलाके में फैला था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ बताई जाती है, जिसका जिक्र महाभारत में भी है। महाजनपद काल तक कुरु अपनी पुरानी ताकत खो चुका था, लेकिन इसका कल्चरल महत्व बना हुआ था। पांचाल ये कुरु के पूर्व में आज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश बरेली बदायूं में था। इसकी 2 राजधानियां थीं, उत्तरी पांचाल की अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। द्रौपदी यहीं की राजकुमारी थीं, इसीलिए उन्हें पांचाली भी कहा जाता था। शूरसेन इसकी राजधानी मथुरा थी, जो आज भी एक प्रमुख शहर है। ये यमुना नदी के किनारे बसा था और कृष्ण भक्ति का एक अहम केंद्र माना जाता था। मत्स्य यह आज के राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अलवर क्षेत्र में था। इसकी राजधानी विराटनगर बताई जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहीं बिताया था। मध्य गंगा के मैदान के राज्य वत्स इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो आज प्रयागराज के पास है। ये गंगा यमुना के संगम के पास बसा एक जरूरी व्यापारिक केंद्र था। यहाँ के राजा उदयन अपनी वीणा और प्रेम कहानियों के लिए मशहूर थे। कोसल ये आज के अवध, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। यहाँ के राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। कौसल उस समय के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। काशी इसकी राजधानी वाराणसी थी। शुरुआत में काशी एक बेहद शक्तिशाली महाजनपद था, लेकिन बाद में इसका कौसल के साथ लंबा झगड़ा चला और आखिर में यह कौसल का हिस्सा बन गया। पूर्वी गंगा के मैदान के राज्य मल्ल ये आज के पूर्वी उत्तर प्रदेश देवरिया, गोरखपुर के इलाके में था। ये भी एक गणराज्य था, जिसकी 2 शाखाएं थीं। एक की राजधानी कुशीनगर थी और दूसरी की पावा। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने अपना परिनिर्वाण इसी गणराज्य की भूमि पर प्राप्त किया था। वज्जी ये गंगा नदी के उत्तर में आज के उत्तरी बिहार में स्थित एक शक्तिशाली संघ था, जिसकी राजधानी वैशाली थी।
ये कोई एक राज्य नहीं था, बल्कि 8 कुलों का एक गणतांत्रिक संघ था, जिसमें लिच्छवी कुल सबसे प्रसिद्ध और ताकतवर था। अंग ये आज के भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में था। इसकी राजधानी चंपा थी, जो जमाने के बड़े व्यापारिक शहरों में से एक थी। इसका मगध के साथ लगातार संघर्ष चलता था और आखिर में मगध ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। मगध ये सभी महाजनपदों में सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी और अंत में सबसे शक्तिशाली साबित हुआ। ये आज के दक्षिणी बिहार, पटना, गया के क्षेत्र में था। इसकी शुरुआती राजधानी राजगृह राजगीर थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी एक सुरक्षित जगह थी। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनी। मध्य और दक्षिण भारत के राज्य चेदी ये आज के बुंदेलखंड क्षेत्र में था। महाभारत के अनुसार शिशुपाल यहीं का राजा था और इसकी राजधानी शुक्तिमती बताई जाती है। अवंती ये पश्चिमी भारत का एक विशाल और शक्तिशाली महाजनपद था, जो आज के मालवा मध्य प्रदेश में था। इसकी भी 2 राजधानियां थीं, उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की माहिष्मती। उज्जैनी लोहे के व्यापार और शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। अस्सक या अश्मक ये एकमात्र महाजनपद था जो विंध्य पर्वत के दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे आज के महाराष्ट्र में था। इसकी पारंपरिक राजधानी पोतन या प्रतिष्ठान मानी जाती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आते हैं, जो खासकर यूपीएससी के लिए जरूरी है। क्या इन सभी 16 महाजनपदों में एक ही तरह का शासन था? जवाब है नहीं। उस समय मुख्य रूप से 2 तरह के पॉलिटिकल सिस्टम थे, राजतंत्र मोनार्की और गणतंत्र या गणसंघ रिपब्लिक या गणसंघ। राजतंत्र ज्यादातर महाजनपद जैसे मगध, कौसल, वत्स और अवंती राजतंत्रीय थे। यह शासन की पूरी ताकत एक आदमी यानी राजा के हाथ में थी। राजा का पद वंशानुगत था, मतलब राजा का बेटा ही अगला राजा बनता था। राजा की मदद के लिए एक मंत्री परिषद, पुरोहित, सेनापति और कई दूसरे अधिकारी होते थे, और उसकी इच्छा ही कानून होती थी। गणतंत्र या गणसंघ, जिन्हें रिपब्लिक या गणसंघ कहा जाता था। वहीं दूसरी तरफ वज्जी और मल्ल जैसे कुछ महाजनपद थे, जहां एक अलग ही सिस्टम था। इन्हें गणसंघ कहा जाता था। यहाँ किसी एक राजा का राज नहीं होता था, बल्कि शासन क्षत्रिय कुलों के प्रमुखों के एक ग्रुप या एक सभा द्वारा चलाया जाता था। राजकाज से जुड़े सभी बड़े फैसले एक खास सभा भवन, जिसे संथागार कहते थे, में बहस और वोटिंग के जरिए लिए जाते थे। बौद्ध और जैन ग्रंथों से हमें पता चलता है कि वोटिंग की एक प्रक्रिया भी थी। कुछ मामलों में वोटिंग के लिए लकड़ी की पतली पट्टियों का इस्तेमाल होता था, जिन्हें शलाका कहते थे। एक अधिकारी, जिसे शलाका ग्राहक कहा जाता था, सबके वोट इकट्ठा करता था और फिर बहुमत के आधार पर फैसला होता था। ये जानना कितना दिलचस्प है कि उस जमाने में भी इस तरह के सिस्टम मौजूद थे। हालांकि ये सभी गणराज्यों में एक जैसे थे या नहीं, ये कहना मुश्किल है। इस फर्क को समझने के लिए जरा कल्पना कीजिए। एक तरफ मगध का शाही दरबार है, जहां राजा सिंहासन पर बैठा है, मंत्री हाथ जोड़े खड़े हैं और एक गलती पर सीधी मौत की सजा सुनाई जा रही है। दूसरी तरफ वज्जी संघ का संथागार है, जहां सैकड़ों गण प्रमुख बैठे हैं। किसी मुद्दे पर जोर शोर से बहस चल रही है और आखिर में वोटिंग से तय हो रहा है कि राज्य को क्या करना चाहिए। ये उस युग के 2 अलग-अलग राजनीतिक प्रयोगों की तस्वीर है। तो इन महाजनपदों में आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? समाज और अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रहे थे? सामाजिक जीवन। समाज मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे। धर्म सूत्र जैसे ग्रंथों में इन सभी वर्णों के कर्तव्य और अधिकार बताए गए थे। समाज पितृसत्तात्मक था, जिसमें परिवार के मुखिया का कंट्रोल मजबूत था। लेकिन इसके साथ साथ एक नया शहरी समाज भी उभर रहा था। शहरों में व्यापारी, जिन्हें श्रेष्ठी या सेठी कहा जाता था, कुशल कारीगर जैसे कुम्हार, लोहार, बढ़ई और भिक्षु भिक्षुणियों के समुदाय रहते थे। आर्थिक जीवन। अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो खेती ही थी। गंगा घाटी की उपजाऊ जमीन और लोहे के हलों ने मिलकर इतना अनाज पैदा कर दिया था कि अब व्यापार और उद्योग भी फल फूल सकते थे। इस युग की एक और बड़ी क्रांति थी सिक्कों का बड़े पैमाने पर चलन। आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स अब व्यापार में खूब इस्तेमाल होने लगे थे।
इन सिक्कों पर पेड़, मछली, हाथी जैसे निशान बने होते थे। सिक्कों के आने से चीजों की अदला बदली यानी बार्टर सिस्टम की मुश्किलें खत्म हो गईं और व्यापार बहुत आसान हो गया। व्यापार के लिए लंबे लंबे रास्ते बन गए थे जो उत्तर पश्चिम में तक्षशिला से लेकर गंगा घाटी से होते हुए पूर्व में चंपा के बंदरगाह तक और दक्षिण में अवंती और अस्सक तक जाते थे। इस व्यापार ने कई शहरों को जन्म दिया जो राजनीति के साथ साथ कॉमर्स के भी बड़े सेंटर बने, जैसे पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी और कौशाम्बी। इसे याद रखने के लिए एक और लाइन है, खासकर एसएससी वालों के लिए, जहां गंगा प्लस लोहा प्लस सिक्का वहीं शहर प्लस सेना प्लस सत्ता, यानी गंगा की उपजाऊ जमीन, लोहे की टेक्नोलॉजी और सिक्कों वाली अर्थव्यवस्था ने ही बड़े शहर, बड़ी सेनाएं और शक्तिशाली राज्यों को जन्म दिया। महाजनपद काल सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक बदलाव का दौर नहीं था, ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बौद्धिक और धार्मिक क्रांति का दौर था। यही वो समय था जब दो महापुरुष गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी इसी गंगा घाटी में घूम घूम कर अपने नए विचारों का प्रचार कर रहे थे। बुद्ध और महावीर दोनों ने उस समय की स्थापित ब्राह्मणवादी व्यवस्था की कई बातों पर सवाल उठाए। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञों में होने वाली पशु बलि की निंदा की, जन्म पर आधारित कठोर वर्ण व्यवस्था को चुनौती दी और पुरोहितों के दबदबे को नकारा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन नए धर्मों को व्यापारियों, किसानों और यहाँ तक कि कुछ क्षत्रिय शासकों से भी समर्थन मिला। वज्जी और मल्ल जैसे गणराज्यों का जिक्र बौद्ध और जैन ग्रंथों में प्रमुखता से आता है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा मगध, कोसल और वज्जी जैसे महाजनपदों में बिताया और वैशाली यानी वज्जी की राजधानी में उन्होंने काफी समय बिताया था। यूपीएससी मेंस के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई संयोग नहीं था। आर्थिक बदलाव, नया व्यापारी वर्ग, राजनीतिक प्रयोग और धार्मिक क्रांति, बौद्ध और जैन धर्म, ये तीनों चीजें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थीं और एक दूसरे को प्रभावित कर रही थीं। ये एक ऐसा तूफान था जिसने पुराने कबीलाई समाज की नींव को हिला कर रख दिया था। 16 महाजनपदों में से सभी बराबर नहीं थे। इनमें से 4 मगध, कोसल, वत्स और अवंती सत्ता की होड़ में सबसे आगे थे। ये एक तरह का पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स था जिसमें हर कोई दूसरे को हराकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। मगध, भविष्य के साम्राज्य का बीज। अगर इन सब में कोई एक सबसे बड़ा खिलाड़ी था तो वो मगध ही था। यही वो महाजनपद था जिसने आखिर में बाकियों को हराकर भारत के बड़े साम्राज्यों की नींव रखी। आखिर मगध में ऐसा क्या खास था? भौगोलिक स्थिति। मगध के पास वो सब कुछ था जो एक सुपर पावर बनने के लिए चाहिए। उपजाऊ मैदानों से भरपूर अनाज, पास के पठार से लोहा और राजधानियों की प्राकृतिक सुरक्षा। गंगा और सोन जैसी नदियां व्यापार और सेना की आवाजाही के लिए हाईवे का काम करती थीं। महत्वाकांक्षी शासक। मगध को बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बेहद शक्तिशाली और चतुर राजा मिले। बिंबिसार ने शादियों और दोस्ती से राज्य को मजबूत किया, वहीं उसके बेटे अजातशत्रु ने आक्रामक नीति अपनाई। उसने पहले अंग को जीता, फिर काशी को अपने अधीन किया। वज्जी गणराज्य का पतन, राजतंत्र की जीत। वज्जी संघ अपनी एकता के लिए जाना जाता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार मगध के राजा अजातशत्रु को पता था कि उन्हें सीधे युद्ध में हराना मुश्किल है। कहा जाता है कि उसने कूटनीति का सहारा लिया और अपने एक मंत्री को वज्जी संघ में फूट डालने के लिए भेजा। जब संघ अंदर से कमजोर हो गया तब अजातशत्रु ने हमला करके वैशाली पर कब्जा कर लिया। वज्जी संघ का पतन अक्सर एक गणराज्य पर एक राजतंत्र की जीत के रूप में देखा जाता है। अवंती, पश्चिम का पावर हाउस। जिस समय मगध पूर्व में अपनी ताकत बढ़ा रहा था, उसी समय पश्चिम में अवंती एक बड़ी शक्ति था। उसकी राजधानी उज्जैनी व्यापार का बड़ा केंद्र था। मगध और अवंती की दुश्मनी उस युग की सबसे बड़ी राजनीतिक रंजिश थी। हालांकि बाद में मगध के शिशुनाग वंश के राजाओं ने अवंती को भी हराकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ ये महाजनपदों का दौर लगभग 200 सालों तक चला। इस दौरान लगातार युद्ध होते रहे और राजनीतिक समीकरण बदलते रहे। धीरे धीरे छोटे और कमजोर महाजनपद बड़े और शक्तिशाली राज्यों में मिलते चले गए। ये एक तरह की राजनीतिक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की प्रक्रिया थी।
इस संघर्ष में अंतिम विजेता मगध बनकर उभरा। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश के राजाओं में मगध की सीमाओं को इतना फैलाया कि वो एक महाजनपद नहीं बल्कि एक विशाल साम्राज्य बन गया। नंद साम्राज्य के समय तक ज्यादातर पुराने महाजनपद या तो मगध का हिस्सा बन चुके थे या अपनी राजनीतिक अहमियत खो चुके थे, और इसी विशाल नंद साम्राज्य के आधार पर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की कूटनीति से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य बना। महाजनपद काल ने उस राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे को तैयार किया था जिस पर मौर्य जैसा विशाल साम्राज्य खड़ा हो सका। इस तरह जनपदों से शुरू हुई कहानी महाजनपदों के संघर्ष से गुजरती हुई अंत में भारत के पहले महान साम्राज्यों के उदय पर समाप्त हुई। तो ये थी कहानी जनपद से महाजनपद बनने की। ये कहानी है कबीलों के राज्य बनने की, लोहे और हल से साम्राज्य की नींव रखने की और राजतंत्र एवं गणतंत्र के बीच के संघर्ष की। हमने देखा कि कैसे भूगोल, टेक्नोलॉजी और कुछ ताकतवर शासकों ने मिलकर भारत का पहला पॉलिटिकल मैप तैयार किया। ये दौर सिर्फ लड़ाइयों का नहीं बल्कि बुद्ध और महावीर जैसे महान विचारकों का भी था, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। महाजनपदों का दौर भले ही खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने जिस राज्य व्यवस्था को जन्म दिया वो आने वाली कई सदियों तक भारतीय राजनीति पर अपना असर छोड़ती रही। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मगध की इसी जमीन से भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य कैसे उभरा, चाणक्य की कूटनीति क्या थी और सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हथियार क्यों डाल दिए, ये जानेंगे हम अपने अगले वीडियो में। अगर आपको जनपद से महाजनपद तक का ये सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आप भारतीय इतिहास की ऐसी ही रोमांचक कहानियों में हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।